नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि देश से रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। यानी जो सौगातें और जो फ्री में दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, वोटों के लिए नोट दिए जाते हैं, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में देखने ये मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में वोट की खातिर कभी लाडली बहना योजना तो कभी फ्री बिजली की बात की जा रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच घोषणाओं की ऐसी बारिश चल रही है कि जिसका कोई अंत नहीं है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश का खजाना खाली है लेकिन घोषणाओं की बारिश जारी है? रविंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं। और अगर हम देखें तो भाजपा शासित जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, खास करके बात मध्य प्रदेश की करूंगा कि मध्य प्रदेश में माले मुफ्त दिले बेरहम की तर्ज पर रेवड़ियां बांटी जा रही। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री पूरे देश में रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं, वो मध्य प्रदेश के इस निर्णय पर मौन साध जाते हैं या उनकी मौन सहमति उसमें दिखाई देती है। आखिर ये दो भेद क्यों, ये समझना भी बहुत जरूरी रहेगा। और जो मध्य प्रदेश पर कर्ज है, अब जो बजट है 3.5 लाख करोड़ का घाटा में प्रदेश चल रहा है, 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। ऐसी स्थिति में इस तरीके की रेवड़ी, चाहे वो कांग्रेस बांटे या भाजपा, चिंताजनक विषय है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, वो चाहे भाजपा की बने या कांग्रेस की बने, दोनों सरकारों को आर्थिक संकट से बुरी तरह जूझना होगा। देखिए गौरव जी, एक बात और है, मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी थी। कमलनाथ और शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। उस समय मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज था और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2,30,000 करोड़ का कर्ज है। और जैसा कि आज कमलनाथ जी ने स्वयं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10,000 करोड़ का कर्जा लेने का आवेदन लग चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश का खजाना खाली है और मध्य प्रदेश के तमाम विभागों का बजट अब लाडली की ओर मतलब डाइवर्ट कर दिया गया है। गौरव जी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि लाडली बहना योजना, जिसपे करीब 1,500 करोड़ रुपए प्रति माह का खर्चा है, क्या वास्तव में ये लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों में तब्दील हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेता, छोटे बड़े नेता, विकास की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में विकास हुआ है तो फिर रेवड़ी क्यों? और मैं, ऐसा नहीं, यही योजना, जितना पैसा इस लाडली बहना पर खर्च किया जा रहा है, अगर इसे किसी दूसरे स्वरूप में ले जाकर महिलाओं को सशक्तिकरण करने का नहीं, योजना उनको बनाई उनको जाती, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाए। आत्मनिर्भर बना, वही कहने का तात्पर्य कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलप की जाती उस पैसे के माध्यम से, तो मध्य प्रदेश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती और सरकार को जो लाभ मिलता वो अलग लाभ मिलता। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार हर दिन कभी भाजपा घोषणा करती, कभी कांग्रेस घोषणा कर रही, और आने वाले दिनों में तो आप ये मानकर चलिए कि डबल कर्जा होगा अगली सरकार के सामने। और उन राशि की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जो लोक परिसंपत्ति विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार हर रोज बेच रही है। और छोटी मोटी राशि नहीं, अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए, इसके बाद भी अगर इतना कर्जा बढ़ रहा है तो बहुत चिंताजनक विषय है। लेकिन सवाल मेरा वही है गौरव जी, क्या ये वोटों में तब्दील होगा? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय बहुत सारी चीजें होती हैं। राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, विधानसभा क्षेत्रवार मुद्दे बदल जाते हैं, फिर राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, प्रादेशिक नेतृत्व होता है और क्षेत्रीय नेतृत्व होता है। क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, किन मुद्दों पर जनता की नाराजगी है, किस रेवड़ी से कौन सी जनता प्रभावित हुई है, ये सारी चीजें भविष्य की बात है। एकदम से ये कहना कि लाभ होगा, लेकिन हाँ, राजनीतिक दल जब इस तरीके की घोषणाएं करते हैं तो ये वो एक टारगेट लेकर चलते हैं कि उन्हें उसका लाभ मिले, और संभावना है कि लाभ मिलेगा। लेकिन कितना लाभ मिलेगा और कितना नुकसान रहेगा, क्योंकि सारे मुद्दे जब उस समय, चुनाव के समय, आम जनता के मन में, आम मतदाता के मन में। जनता अब समझदार हो गई है। वो समझती है कि चुनाव के समय की घोषणाएं कितनी लंबी चलती हैं। और सबसे बड़ी बात रविंद्र जी की, घोषणाएं एक जैसी दोनों पार्टियां कर रही हैं, तो अब दोनों पार्टियों की घोषणाओं को मतदाता तौलेगा और जो उसके, जिन मुद्दों से उसको नुकसान हुआ है, उसको भी देखते हुए वो अपना वोट करने जाएगा। वो कितना वोट कर पाता है, कैसे वोट कर पाता है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा और उस भी समय। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और है आपसे, वो ये है
कि सरकार चलाने और लोक कल्याण की योजनाएं चलाने का काम सरकारें करती हैं, लेकिन सरकारें मंदिर मस्जिद नहीं बनाती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दलितों के वोटों को आकर्षित करने के लिए सरकार इस बार संत रविदास जी का मंदिर सागर में बनाने जा रही है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 100 करोड़ की लागत से। और इस मंदिर की तैयारी के लिए जगह जगह से समरस यात्राएं निकाली जा रही हैं, और ये जो रथ यात्राएं हैं ये 313 ब्लॉक में जाएंगी, 55,000 गांव में जाएंगी, जन संवाद होंगे, और ये सारा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से किया जा रहा है। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या अब मंदिर बनाने का काम और मंदिर चलाने का काम भी सरकारें करेंगी? भारत की प्राचीन परंपरा धर्म है और संस्कृति है, और किसी बड़े संत ने कहा था कि अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। चाहे भूखा अमीर हो या गरीब हो, उस समय भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात वही कर रहा हूं कि अगर आप किसी को रोजगार से लगाते हैं तो उसके पूरे परिवार को पालने में दिक्कत नहीं होगी। आप मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बनाने से कुछ सीमित वर्ग को लाभ होता है, सभी को लाभ नहीं होता। वोटों की राजनीति में ये चल जाता है, लेकिन अगर दीर्घकालिक योजनाओं के तौर पर देखें, भविष्य के तौर पर देखें, तो ये सबसे बड़े नुकसानदायक सौदे साबित होते हैं। गौरव जी, मध्य प्रदेश में पिछले करीब 10-12 साल से हम देख रहे हैं कर्मचारी डीए के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी रेगुलर के लिए कर रहे हैं, आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं वो अपना वेतन बढ़वाने के लिए कर रही हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी वर्ग खुश नहीं था। अचानक मुख्यमंत्री जी को ऐसा कोई तत्व ज्ञान आया, ऐसा कोई उनको प्रेरणा मिली कि उन्होंने एक साथ तमाम घोषणाएं कर दी हैं। संविदा वालों को रेगुलर कर दिया है, सरकारी कर्मचारी के बराबर मिलेगा उनको अब सारी सुविधाएं, वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे उनको, रिटायरमेंट की सारी सुविधाएं उनको दे दी गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ा दी है, सहायिकाओं की सैलरी बढ़ा दी है। अचानक मुख्यमंत्री जी इस तरह से सरकारी खजाने पे, तो इन तमाम सारी चीजों के लिए जब मार्च में बजट पारित हुआ था कोई प्रावधान नहीं था। अचानक ऐसे कर देने से जो बजट है वो हमारा किस तरह से प्रभावित होता है, और अचानक जो चीजें दी गई हैं, जैसे लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो मुख्यमंत्री कमाओ और सीखो योजना है उसमें भी 4 लाख लोग प्रभावित होंगे, तो क्या वाकई एक बड़ा वोट बैंक इससे सज जाएगा क्या? रविंद्र जी, आपको याद होगा 2003 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार का एक निर्णय था दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी से निकालना। वो निर्णय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निकाला गया था कि स्थापना बजट को कम करना है। दिग्विजय सिंह सरकार ने वो निर्णय लिया, और आप देखिए कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार 18 साल बाद लौट कर आई, 15 साल बाद लौट कर आई, लेकिन वो भी 1.5 साल के अंदर चली गई। अब शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, अगर हम उनको लाभ अधिक से अधिक पहुंचा देंगे तो हमारी सरकार बनाने में एक मददगार भूमिका निभाएंगे। लेकिन इसी के साथ में एक चीज और कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पूर्व कर्मचारी हैं, जो आज पेंशन पर आश्रित हैं, जिन्हें डीए मिलना चाहिए, उनका डीए कई सालों से लटका पड़ा है, लंबित पड़ा है। सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आपसी लड़ाई के चक्कर में उनका वो डीए डिक्लेयर नहीं हो रहा। बात यहां यही कर रहा हूं कि आप जब धमकी देते हैं और आप काम रोकने की स्थिति में आ जाते हैं तो सरकार वहां घुटने टेक देती है। वो पेंशनर घुटने नहीं टेक पा रहे हैं, सरकार उनके सामने घुटने नहीं टेक पाएगी, इसलिए उन पेंशनर की बात को नहीं सुना जा रहा। वो भी एक बड़ा वर्ग है। और कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि हम पुरानी पेंशन देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र की नीति को लागू की हुई है, क्योंकि केंद्र ने साफ साफ कह दिया है कि पुरानी पेंशन देना यानी सरकारों का भट्टा बिठाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दे पाएगी क्या इसको? नहीं, उन्होंने राजस्थान में इसको ओल्ड पेंशन में भी किया, ओल्ड पेंशन योजना को, स्कीम को लागू किया था, उसका फायदा हुआ, हिमाचल में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी करेगी। और मुझे कुछ प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हो सकता है शिवराज सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात पब्लिक में डाल दे। 2 और महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल इशारे को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, और उनकी लाइन से एक भी कदम इधर उधर नहीं होते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की बात को क्यों नहीं सुन रही कि रेवड़ियां नहीं बांटना चाहिए? देखिए, चुनाव लड़ना और सरकार चलाना दोनों अलग अलग काम है, और अभी सबसे बड़ी
पार्टी की जो मजबूरी है वो चुनाव जीतना है, और इस चुनाव जीतने को पार्टी के आला नेता भी समझ रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए नेता भी समझ रहे हैं, मोदी जी भी समझ रहे हैं। आखिर मोदी जी ने अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि मूक सहमति है, पार्टी में ऊपर तक ये लाइन तय हो गई है, और शिवराज जी ने जो अपनी लोक लुभावन नीतियों के कारण जो अपनी जगह बनाई थी आम मतदाता और जनता के मन में, उसे पूरी पूरी पार्टी समझ रही है। उनकी भी मजबूरी है कि 2024 में मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव होंगे। उस समय मध्य प्रदेश एक बटर पीस के तौर पर 28 सीटों के साथ तो गौरव जी आपको मैदान में रहेगी। गौरव जी आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश का जो 2023 विधानसभा का चुनाव होगा वो शिवराज की नीतियों पे होगा, या केंद्र की जो नीति है, केंद्र के तमाम सारे लोक कल्याणकारी कार्य हैं, चाहे वो सड़कों का जाल हो या उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उनकी नीतियों का प्रचार हो ताकि 2024 में लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं मध्य प्रदेश में कहीं प्रचारित नहीं है। यदि योजनाएं प्रचारित हो रही हैं तो या तो घोषणाएं हो रही हैं शिवराज जी की, या योजनाओं का प्रचार हो रहा है केवल और केवल शिवराज सिंह जी की। नहीं, आप रविंद्र जी देखिए, कुछ दिनों पहले एक वीडियो सॉन्ग्स जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो वापस ले लिया। वापस ले लिया लेकिन आने वाले मोदी के मन समय में एमपी है। हाँ, मोदी के मन में एमपी, लेकिन आने वाले समय में इसी तरीके के प्रचार प्रसार की और योजनाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पनप गई है, उस एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए मोदी जी को आगे लाए जाने की रणनीति बनी थी, लेकिन जब इसे बहुत जल्दी मानते हुए विड्रॉ किया गया, आने वाले समय में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, मोदी का चेहरा आगे बढ़ाया जाएगा और वो लोकसभा चुनाव तक लगातार वर्क करेगा। क्या मध्य प्रदेश में या देश में ऐसा कोई कानून बन सकता है, संभावना है कि ये सरकारें निरंकुश ना हो, रेवड़ियों से बचे और जितना खजाने में पैसा है, यानी जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए? देखिए रविंद्र जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम हैं, केंद्र सरकार के नियम हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों का पालन हो कहाँ रहा है? किसी भी राज्य में नहीं हो रहा। नहीं, वो नियम तो केवल इस बात के हैं कि आप कितना लोन ले सकते हो, आपका दायरा कितना है, लेकिन पैसा फ्री बंटना है, इसके तो कोई नियम अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं कि किसी ने बनाए हों। सिर्फ एक मौखिक बात है प्रधानमंत्री जी की, जो कहते हैं रेवड़ी नहीं बंटना चाहिए, यानी कि नगद पैसा मत बांटिए आप। रविंद्र जी, लगातार इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि अगली स्कीम के लिए जो पैसा केंद्र सरकार जारी करती है वो पुरानी योजनाओं के कंप्लीटेशन होने पर ही, सर्टिफिकेट जारी होने पर ही पैसा जारी करती है। लेकिन हाल ही में एक केस सामने आया है जिसमें योजना की राशि खर्च करने का सर्टिफिकेट तो पहले जारी कर दिया गया और योजना उसके 2-3 महीने बाद खर्चा किया गया उस पैसे का। इस तरीके के जो मैनेजमेंट और मिसकैलकुलेशन सरकारें खेलती हैं, राज्य सरकारें खेलती हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, और उस पर रोक लगाने के लिए आरबीआई को भी और केंद्र सरकार को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और अन्यथा कुछ दिनों बाद ऐसे मामलों को लेकर लोग कोर्ट की शरण लेंगे। अंतिम सवाल गौरव जी आपसे, बिल्कुल अंतिम सवाल ये है कि जो भी आपने देखी घोषणाएं, मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं आपने देख ली, कमलनाथ जी की घोषणाएं आपने देख ली, दोनों ने अपनी अपनी चुनावी बिछा दी है, अधिकांश मुद्दे सामने आ चुके हैं। अब आप ऊंट किस करवट बैठते देख रहे हैं? क्या शिवराज जी को इन तमाम सारी घोषणाओं का इतना लाभ मिलेगा कि चौथी बार सत्ता की राह आसान हो जाएगी, या जो सत्ता विरोधी लहर है उस पर सवार होकर कमलनाथ जी मतलब उनकी 5वीं मंजिल तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये बात तो पूरी की पूरी जनता के ऊपर आश्रित है। जनता उस समय किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ, एक पत्रकार के रूप में आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, जो गाय दूध देती है कभी उसको लात नहीं मारी जाती। एक पुरानी परंपरा है, पुराना संस्कृति है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो वर्तमान सरकार आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स की अगर हम बात करें, और बड़े स्तर पर है, छोटे से लेकर हर वर्ग में, और खास करके इस रेवड़ी कल्चर के कारण जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित प्रताड़ित आज की तारीख में है। वो उनका रुख किस तरफ रहता है, वो सरकार बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। गौरव जी ने बहुत ही संभल कर अपनी बात कही है। उन्होंने ऊंट को दोनों करवट पर बिठा दिया है। उनका कहना है कि अभी 3 महीने बाकी है, अभी थोड़ा सा और नदियों में पानी बहने दीजिए और थोड़ा सा तस्वीर साफ होने दीजिए। ये जो सारे अनुमान हैं वो परिणाम में कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।